फंडामेंटल राइट बनाया जाए। टेस्ट कराने में आपको 1000 रुपया चला जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो कहाँ हो गया हमारा राइट टू हेल्थ? कहीं नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं राजीव राय। न्यूज एक्सप्रेस के इस खास मुहिम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज इस मुहिम के जरिए हम बात करेंगे आपकी सेहत की, आपके अपनों की सेहत की। ऑपरेशन अधिकार में देखेंगे कि आखिर आपकी सेहत से जुड़े किस तरह के अधिकार आपके पास हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत यह कहती है कि स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, पर असल में हकीकत है क्या? क्या देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार मिला हुआ है? इस रिपोर्ट को देखिए पहले। देश के संविधान में बोलने का अधिकार है। सही लोग अच्छे मिल गए तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। देश के संविधान में शिक्षा और सूचना का अधिकार है। देश के संविधान में जीने का अधिकार है। मर जीने के साथ क्या संविधान में सेहत का भी अधिकार है? क्या देश की 125 करोड़ की आबादी अच्छी सेहत पाने का हक रखती है? क्या देश के हर बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं? क्या देश के हर गांव में अस्पताल हैं? भारत जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जाहिर है 1 अरब से भी ज्यादा आबादी के देश में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर होनी चाहिए, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। देश में हर साल 56 लाख लोग बीमारियों से मर जाते हैं। देश में 15% मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता। देश में लाखों गांवों में अस्पताल तक नहीं है। यह देश का दुर्भाग्य ही है कि जो गरीब है उसे बेहतर इलाज ना मिल पाने की वजह से मरना ही है। गरीब आखिर कहां से खरीद सकेंगे इतनी महंगी दवाइयां? ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों का अगर कर्जा देखोगे ना, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ हेल्थ, बाइंग दवाई फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर वगैरह वगैरह। न्यूज एक्सप्रेस पर ऑपरेशन सेहत नाम से चलाई गई मुहिम में आप पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह सरकारी अस्पताल भी मरीजों से बाहर से दवा खरीदने के लिए कहते हैं। और जानकारों से सुनिए कि ये दवा कंपनियां आखिर कितना पैसा कमाती हैं। जो आप मेडिसिन दवाई खरीदते हैं ना, यू विल नॉट बिलीव, आप यकीन नहीं करोगे, प्रॉफिट इज अप टू 4000%। 500% प्रॉफिट, 1000% प्रॉफिट, ये मामूली बात है, मामूली बात है। तो ये अनकंट्रोल्ड कॉर्पोरेट क्राइम है। अब सरकार देश के आम नागरिक के लिए राइट टू हेल्थ पर काम कर रही है, यानी हर किसी के लिए सेहत के अधिकार की बात कर रही है। पर हकीकत क्या है? क्या सरकार अपने बजट से मुमकिन कर पाएगी? इसके लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। पर सवाल है, क्या सरकार राइट टू हेल्थ ला पाएगी? टोटल पढ़ने से जैसा लगता है कि बहुत सीरियस कमिटमेंट सरकार का नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर नहीं है कि हम राइट टू हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट बनाएंगे। क्या मोदी सरकार राइट टू हेल्थ के लिए बजट मुहैया करा पाएगी? केंद्रीय सरकार लेस देन 1% जीडीपी स्पेंड करता है हेल्थ पब्लिक, लेस देन 1%। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार 2% या 3% होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सरकार। क्या दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वालों का सिलसिला थम सकेगा? देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसका जिक्र अनुच्छेद 21 में दिए गए जीने के अधिकार में भी होता है। पर सवाल है कि क्या सच में देश में लोगों के पास सेहत का अधिकार है? देश में किसी भी मरीज को इलाज के वक्त दोबारा सोचने का अधिकार है। मरीज को अपने इलाज का मेडिकल रिकॉर्ड लेने का अधिकार है।
मरीज को पसंद के अस्पताल और डॉक्टर चुनने का अधिकार है। मरीज को अधिकार है कि वो इलाज करवाए या नहीं। मरीज किसी भी वक्त डॉक्टर बदल सकता है। ये देश में किसी भी मरीज को मिले मौलिक अधिकार है। पर विडंबना ये है कि आजादी के 67 साल बाद भी देश में किसी नागरिक को सेहत का अधिकार नहीं है। तो ये आंकड़े वाकई चौंकाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 125 करोड़ की आबादी का एक देश स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की भारी किल्लत झेल रहा है। और ये आंकड़े वाकई ये चौंकाते हैं कि तकरीबन 56 लाख लोग हर साल मौत काल के गाल में समा जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या संविधान में इस तरह की व्यवस्था अब वाकई वक्त की जरूरत है कि इसको मौलिक अधिकार के तौर पर राइट टू हेल्थ को अब समझा जाए, लोगों को इससे जोड़ा जाए ताकि इसका फायदा लोगों को मिले और कम से कम इलाज के कमी के चलते किसी की मौत ना हो। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चर्चा करेंगे हमारे साथ पूरा एक्सपर्ट का पैनल, डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ा, उनसे चर्चा करेंगे। आपका परिचय कराते हैं सबसे पहले। के अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है IMA के, और डॉक्टर गौरांग कृष्ण है, स्पेशलिस्ट हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले के अग्रवाल जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। चर्चा इस बात को लेकर हम आज कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाए और संविधान में इस तरह की व्यवस्था हो कि आम आदमी जो गांव ग्रामीण परिवेश का रहने वाला है, या जो शहर के भी लोग हैं जिनकी आमदनी कम है, वो इसका लाभ ले सके। ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? वक्त की नजाकत को समझते हुए तो ये जरूरत के तौर पर अब समझा जा रहा है कम से कम। अशोक अग्रवाल जी, माफ कीजिएगा, अशोक अग्रवाल जी, आप ही से सवाल था मेरा। स्वागत है आपका जी। देखिए, अगर हम आपने जो अभी रिपोर्ट दिखाई है जी, उसमें बिल्कुल सही चित्रण किया है अपने देश का कि क्या हालत होती है अस्पताल में। मैं तो ये देखता हूँ कि एक तो OPD का, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक तो OPD का इलाज होता है, OPD में आउटडोर पेशेंट्स होते हैं, एक इंडोर पेशेंट्स होते हैं। OPD में तो दवाइयाँ जो लिखी जाती हैं वो मिलती नहीं है, लेकिन जो पेशेंट आपने अस्पताल में दाखिल कर लिया है उसको भी आप दवाइयाँ नहीं देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप पेशेंट के रिलेटिव से कहते हैं कि लाइए, और अगर वो ना ला सके तो उसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज कर देंगे, आप इसको ले जाइए यहाँ से। तो ये हमारे यहाँ राइट टू हेल्थ जो है ना, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में तो ये हालत है। और आपने बिल्कुल सही चित्रण किया है कि क्या कब ये रुकेगी कि बाहर से लोग जो है दिल्ली के अंदर आए। आज 40% के करीब जो पेशेंट हैं वो नेबरिंग स्टेट से आते हैं, और कभी कभी तो मैंने देखा जम्मू कश्मीर से भी आते हैं। एक साउथ से लोग नहीं दिखते हैं यहाँ पर आते हुए, लेकिन अदरवाइज सारी स्टेट से आते हैं। और वो क्यों आते हैं? मैंने देखा है कि वो जो है गाँव में जब बीमार हो जाता है तो गांव वाला डॉक्टर जो है उसको तहसील में भेज देता है, तहसील वाला डॉक्टर जो है उसको डिस्ट्रिक्ट में भेज देता है, डिस्ट्रिक्ट वाला उसको कैपिटल में भेज देता है स्टेट के, और स्टेट कैपिटल वाला सीधा कहता है दिल्ली जाओ, वो जो है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में तुम्हारा इलाज होगा। तो चारों तरफ से लोग जो है ना दिल्ली के अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं इस भरोसे कि दिल्ली में जो है उसका इलाज होगा। लेकिन आप देखिए मेडिकल इंस्टीट्यूट में आज की हालत क्या है कि आपको OPD में दिखाने के लिए 6-6 महीने की डेट मिलती है, और जो इसका कभी ऑपरेशन होना है तो उसकी वो डेट देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अभी ये नहीं हो सकता, अभी 2 साल के बाद आना, फिर 2 साल के बाद आना। और उसमें भी कई बार क्या होता है कि उससे बोलते हैं कि तुम पहले ये 5 लाख रुपया जमा करो तब तुम्हें डेट देंगे। अब एक गरीब आदमी, सवाल ये है कि जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है वो तो कहीं का भी नहीं रहता। इसीलिए लोग, मैं समझता हूं कि हजारों लोग पटाखों की तरह जैसे पटाखे बज जाते हैं, इस तरीके से उनका जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना दवाई नहीं मिली है, कहीं वो इलाज नहीं हुआ, कई बार वो रास्ते में ही अस्पताल जाने के रास्ते में ही मर जाता है। ठीक है, गौरांग जी से भी हम, डॉक्टर गौरांग कृष्ण भी हमारे साथ हैं, उनसे उनका पक्ष जानेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई समस्या इतनी विकट तो है, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं नहीं। वहां से जब दिल्ली रेफर किया जाता है, बड़े शहरों में रेफर किया जाता है, तो वहां पर अस्पतालों के अंदर क्या स्थिति है वो आपने सुना ही अशोक अग्रवाल, डॉक्टर अशोक अग्रवाल के साथ। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे गंभीरता से। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। राइट टू हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट बनाया जाए। टेस्ट कराने में आपको 1000 रुपया चला जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो कहाँ हो गया हमारा राइट टू हेल्थ? कहीं नहीं है।
राइट टू हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट बनाया जाए। टेस्ट कराने में आपको 1000 रुपया चला जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो कहाँ हो गया हमारा राइट टू हेल्थ? कहीं नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्र सरकार राइट टू हेल्थ की बात करती है। केंद्र सरकार ये कहती है कि अच्छी सेहत देश के हर नागरिक का हक है, उसका अधिकार है। पर हकीकत क्या है? क्या वाकई ये सारी बातें सिर्फ कागजों पर हो रही हैं? अगर संविधान हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है तो उसे स्वास्थ्य का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? कानूनन क्या कुछ हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। यह है देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स। यहाँ हर रोज हजारों लोग बीमारी से निजात पाने की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन उम्मीद से मंजिल तक का सफर बेहद मुश्किल है। पहले तो यहाँ की भीड़ में आपका नंबर आना मुश्किल है। बहुत इंतजार के बाद नंबर आ भी गया और अगर डॉक्टर ने कोई बड़ी बीमारी बता दी तो उसका खर्च। सरकारी अस्पताल होने के बावजूद इसका खर्च उतना भी कम नहीं कि कोई आम आदमी आसानी से उठा ले। सरकार अब सेहत के अधिकार की बात करती है, पर सच क्या है? क्या वाकई देश में सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है? कानून के जानकार क्या कहते हैं, सुनिए। जो जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन के अंदर फंडामेंटल राइट बनाया गया, उसी तरीके से इसके अंदर भी राइट टू हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट बनाया जाए, ऐसा इंडिकेशन किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर 3 कोई राज्य है वो एक रेजोल्यूशन पास करके दे देते हैं पार्लियामेंट को, तो हम एक नेशनल लॉ ले आएंगे, लेकिन वो जो नेशनल लॉ होगा वो प्राइमरली उन्हीं 3 स्टेट्स के ऊपर होगा। बाकी स्टेट जो है वो चाहे तो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये जो टोटल पढ़ने से जैसा लगता है कि बहुत सीरियस कमिटमेंट सरकार का नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर नहीं है कि हम राइट टू हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट बनाएंगे। देश में पिछले कई दिनों से लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात की जा रही है। इसके लिए सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, लेकिन इस सब्जेक्ट पर सालों से काम कर रहे लोगों के मुताबिक ये अभी बहुत दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जजमेंट में कहा कि राइट टू हेल्थ इज फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? अगर आपके पास ताकत नहीं है दवाई लेने का, अगर मिलेगा, फ्री ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो राइट टू हेल्थ का मतलब क्या है? पब्लिक हॉस्पिटल में जाना, वो आपसे सबसे पहले 500,000 रुपये आपसे निकालेगा। स्टेथोस्कोप लगाएगा और आपको बोलेगा टेस्ट कराओ, तो टेस्ट कराने में आपको 1000 रुपया चला जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो कहाँ हो गया हमारा राइट टू हेल्थ? कहीं नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां के नागरिकों का स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, ये हमारे देश में भी लागू हो जाए तो आपको क्या कुछ मिलेगा? हर नागरिक को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, हर इलाके में अच्छे सरकारी अस्पताल होंगे, हर नागरिक का स्वास्थ्य बीमा होगा, किसी गरीब को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, देश का गरीब कर्ज मुक्त होगा। लेकिन जानकार कहते हैं कि सरकार सिर्फ सपने दिखा रही है। ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों का अगर कर्जा देखोगे, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ हेल्थ, बाइंग दवाई फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर वगैरह वगैरह। केंद्रीय सरकार लेस देन 1% जीडीपी स्पेंड करता है हेल्थ पर, पब्लिक हेल्थ पर, लेस देन 1%। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आई विल मेक इट 2%। बोलते वो चला गया, वो कभी नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार 2% या 3% होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सरकार करेगी। जानकारों की माने तो किसी भी देश को अपने कुल बजट का कम से कम 3% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, लेकिन भारत में यह सिर्फ 1% है और नई सरकार ने उसमें भी 20% की कटौती का ऐलान कर दिया है। साल 2010 में आई WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का हर तीसरा व्यक्ति कर्ज में डूबा है और इस कर्ज की दूसरी सबसे बड़ी वजह बीमारी के इलाज में लगने वाला पैसा है। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रज्ञा सिंह की रिपोर्ट। तो आगे बढ़ें, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक बार फिर से अपने खास जो पैनल है, जो हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय एक बार फिर से करा दें। अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं और मेडिकल केसेस में भी डील्स करते हैं। और गौरंग कृष्णन जी हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। और के अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA के। डॉक्टर गौरंग कृष्णा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर गौरंग, ये तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है इस देश में
कि जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनके सामने समस्या और ज्यादा विकट हो जाती है, क्योंकि आमदनी बहुत ज्यादा है और जो दवाइयों का खर्च है, ऑपरेशंस का खर्च है, वो बहुत ज्यादा होता है। और सरकारी जो अस्पताल है वहां पर शायद इस तरह के पर्याप्त संसाधन ही नहीं कि उनका इलाज हो पाए। अगर होता भी है तो वहां पर कमीशन खोरी बहुत ज्यादा है। इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, हमारे देश में एक टायर सिस्टम बनाया गया है हेल्थ में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर हैं, टर्शरी हेल्थ सेंटर हैं, फिर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं। अब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जैसे एम्स की बात हो रही थी, ये भी अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरफ बनता जा रहा है। किसी को ज़रा से भी प्रॉब्लम होती है वो एम्स आ जाता है। तो अगर हम अपना सिस्टमाइज इस तरह से करें कि नहीं, प्रॉब्लम छोटी है तो पहले प्राइमरी सेंटर जाएं, प्राइमरी सेंटर को इस तरह के डॉक्टर दिए जाएं, डॉक्टर्स को इस तरह से की फैसिलिटीज़ दी जाएं कि वहाँ पर इसका इलाज हो सके। अगर वहाँ पे ये नहीं बन पाता है, डॉक्टर को लगता है नहीं ये हायर सेंटर पे जाना चाहिए, तो इनको हायर सेंटर पे और ऐसे आगे रेफ़र करना चाहिए। तो इससे जो बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे लोड कम होगा। जो भी बजट आ रहा है, बजट तो बढ़ना ही चाहिए, जो भी बजट आ रहा है उसका एक अच्छी तरह से उपयोग हो पाएगा। और एक मरीज जिसको एक्चुअली किसी ब्रेन के ट्यूमर की सर्जरी की जरूरत है और उसको अगर आप 5 साल बाद की डेट देते हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पे लोड आप कम करते हो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फैसिलिटेट करके, तो वो 5 साल की डेट नहीं, वो अगले दिन की डेट मिलेगी, 1 हफ्ते बाद की डेट मिलेगी। तो हमें कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को सिस्टमाइज करने की जरूरत है। और बजट, जब तक बजट नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये जो पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सफर जो है वो आदमी कर रहा है जिसके पास विकल्प बहुत ज्यादा है नहीं बचे हुए। डॉक्टर के अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस चर्चा में। सवाल मैं आपके पास यही लेकर आ रहा हूं कि जो बात अब तक निकलकर सामने आई है कि दिक्कतें कई स्तर पर हैं, कई लेवल्स पर हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऑपरेशन जो अधिकार की बात हम कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो चीजें अमल में लाई कैसे जाएंगी अगर पर्याप्त संसाधन उसके लिए है ही नहीं। अस्पताल ही नहीं तो वहां पर इलाज होगा कैसे? अस्पतालों में संसाधन है नहीं, मेडिकल के उपकरण नहीं है, तो वहां पर व्यवस्था होगी कैसे? पहले इनको मजबूत किया जाए, उसके बाद इसकी बात हो शायद। देखिए, दोनों साइमल्टेनियसली चल। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं अब ऑनररी सेक्रेटरी जनरल बन गया हूं IMA का 1 हफ्ते से। और जहां तक सवाल है कि हर बात को आपको साइमल्टेनियसली लेना पड़ेगा। आपको, हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी आदमी सिर्फ इसलिए ना मरे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइमरी केयर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमरजेंसी केयर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज क्या हो रहा है, सरकार, NGOs और प्राइवेट सेक्टर अलग अलग मिलकर काम कर रहा है। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 2.5 लाख डॉक्टरों की संस्था है, जिसके 1700 ब्रांचेस हैं, जिसके 30 स्टेट ब्रांचेस हैं। लेकिन वो सरकार के साथ में सिर्फ टीबी प्रोजेक्ट को छोड़ दे, बाकी प्रोजेक्ट में सरकार के साथ में मिलकर काम नहीं कर रहा। जितनी CSR एक्टिविटीज मिल रही है वो अलग अलग काम कर रहे हैं। सारी NGOs अलग अलग काम कर रहे हैं। पता लगा जितने भी NRIs आते हैं वो एक फोकस एरिया में काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी ऐसे एरियाज में काम नहीं कर रहा जहां सरकार की तरफ से आइडेंटिफाइड हो। तो जहां जहां पे कमी है स्टेट लेवल में, अगर हमें यह पता लगे कि यहां प्राइमरी केयर की डिफिकल्टी है, वहां पे सब लोग मिलके काम करें तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की कमी नहीं है। आज जब सॉफ्ट ड्रिंक्स घर घर में पहुंच सकती है, जब पिज्जा और हैमबर्गर गांव गांव से लेके घर घर में पहुंच सकता है, तो मेडिकल सर्विसेज क्यों नहीं पहुंच सकती? जरूरत है मिलके काम करने की। पिछली सरकार ने मिलके काम नहीं किया, नई सरकार अगर मिलके काम करे तो सॉल्यूशन है। मेरे कहने का मतलब इसमें 3 लोगों की पार्टनरशिप चाहिए। ठीक है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है लगातार। जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर साहब की एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए और सर्विस को पहले से और ज्यादा बेहतर और ज्यादा हाईटेक करने की जरूरत है। और ये सब कैसे होगा ये उनसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राइट टू हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट बनाया जाए। टेस्ट कराने में आपको 1000 रुपया चला जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो कहाँ हो गया हमारा राइट टू हेल्थ? कहीं नहीं है। टेस्ट कराने में आपको 1000 रुपया चला जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो कहाँ हो गया हमारा राइट टू हेल्थ? कहीं नहीं है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अपनी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। माफ कीजिएगा, अशोक अग्रवाल जी हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं और मेडिकल केसेस में वो डील करते हैं। अशोक अग्रवाल जी, इस तरह के कई मामले आपके सामने आए होंगे, ज्यादातर मामलों में शिकायतें किस तरह की होती हैं? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर सरकार सही में चिंता रखती है आम आदमी की, तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ बनता रहेगा। आप व्यवस्था को बदल दीजिए ना। राइट टू हेल्थ तो एक कागज पे लाने वाली चीज है, लेकिन आज जरूरत इसलिए राइट टू हेल्थ की हो रही है क्योंकि जो व्यवस्था है वो सरकार बदलने को तैयार नहीं है। जब राइट टू हेल्थ आ जाएगा तो उसको जो है ना आदमी कोर्ट में ले जा सकता है सरकार को। तो सरकार की एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है, एक किसी को जवाबदेही तैयार होती है। आज कोई तैयार नहीं है। अगर वो डॉक्टर, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ये कहता है, एक ओल्ड लेडी चली गई सरकारी अस्पताल के अंदर, उसकी टांग टूट गई थी, तो सरकारी अस्पताल ने ये बोला दिल्ली के कि भाई देखो, मैं तुम्हारा प्लस्तर कर दूंगा लेकिन प्लस्तर का सामान आप ले आओ। अब वो लेडी के तो इलाके वालों ने उसको, सब लोगों ने कुछ किराया इकट्ठा करके उसको एक निजी अस्पताल में भेजा जो कि एक जमीन, सरकारी जमीन पर है, और उसने उसका प्लस्तर किया मुफ्त में। अभी एक और केस था जिसके अंदर क्या था कि वो एक लेडी, गरीब लेडी, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी और उसको जो है ना एक ब्लड चाहिए था, वहां ब्लड बैंक नहीं था। एक सरकारी दीनदयाल उपाध्याय के अस्पताल में भेजा तो उसने उसको बोला कि 1000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा तब, और एक डोनर चाहिए, ओनली देन मैं आपको दूंगा। आप देखिए, एक गरीब आदमी को अगर ब्लड एक्सचेंज करना है उसके लिए भी उसको पैसे देने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो व्यवस्था है ना, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखिए, अगर आप लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप लोगों के सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना कीमती ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो जाता है। एक आदमी जो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, पढ़ता है, 22, 23, 24 साल का होता है और फिर बीमार हो जाता है और उसका आप इलाज नहीं करते हैं और वो मर जाता है, तो उसका कितना बड़ा रिसोर्स हमारे देश का खराब हो जाता है और उसकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। एक आदमी जो शादीशुदा हुआ है, अभी उसके 2-3 बच्चे हैं और उसकी डेथ हो गई है, कौन देखेगा? तो ये सारा मुझे लगता है बहुत सीरियस इशू है जिसके ऊपर सरकार को बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। और अभी जो व्यवस्था है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। मतलब आप देखिए, इलाज के अभाव में एक व्यक्ति मरता है तो सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, एक परिवार पर उसका असर पड़ता है, उस समाज पर उसका असर पड़ता है, पूरे देश पर इस तरह से एक बड़े व्यापक स्तर पर इसका असर पड़ता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। राइट टू हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट बनाया जाए। टेस्ट कराने में आपको 1000 रुपया चला जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो कहाँ हो गया हमारा राइट टू हेल्थ? कहीं नहीं है। देश भर से डॉक्टर्स की लापरवाही के कई मामले सामने आते हैं। ऐसी ही लापरवाही का एक मामला हरियाणा के सोनीपत से आया है। यहां डॉक्टर्स ने एक लड़के का लापरवाही से इलाज किया और उसकी जान चली गई। अब पुलिस ने डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। इस घर में अब मातम पस रहा है। जिस लड़की के भरोसे इस परिवार ने जिंदगी जीने की उम्मीद जगा रखी थी, वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स ने इसके चिराग कपिल को लापरवाही से इंजेक्शन लगा दिया, जिसमें उसकी जान चली गई। दरअसल कपिल 4 महीने पहले वाटर पार्क में नहाते वक्त गिर गया था, जिसमें उसका बायां हाथ टूट गया। सोनीपत की कुंडली में कपिल को एडमिट कराया गया। वहां डॉक्टर्स ने स्पेशलिस्ट बुलाने के बहाने खुद ही कपिल का इलाज करना शुरू कर दिया और लापरवाही से उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कपिल की मौत हो गई। भाई मेरे लड़के का वो प्लेट लगानी थी, बस वो डॉक्टर के पास में ले गया था ऑपरेशन के लिए। उन पता नहीं क्या करा, कैसे इंजेक्शन लगाए हैं, क्या करा हो, ना ऑपरेशन होया और कुछ नहीं, मेरा लड़का ही खत्म हो गया। तो इसमें लापरवाही किसकी? इसमें लापरवाही डॉक्टर की है इधर। चौंकाने वाली बात यही कि इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर्स कपिल के घर वालों को बिना बताए दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ले आए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कपिल जो लड़का एक्सपायर हुआ, उसके घर वालों ने कंप्लेंट दी थी, तो जिस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही नतीजा आएगा आगे कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस भरोसा दिला रही है कि जल्द ही 3 आरोपी डॉक्टर्स के खिलाफ सबूत जुटाकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा।
लेकिन ये जरूर है कि इस घर का बेटा कपिल कभी वापस नहीं आएगा। सोनीपत से न्यूज एक्सप्रेस के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दरअसल किसी भी बड़े अस्पताल के लिए जरूरी है कि वहां सीटी स्कैन और एक्सरे जैसी मशीन्स मौजूद हों, लेकिन इन मशीन्स को हॉस्पिटल में इंस्टॉल करने के लिए भी सख्त नियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2011 के सर्वे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि मुंबई का जेजे अस्पताल इन नियमों का पालन नहीं कर रहा था। न्यूज एक्सप्रेस के हाथ लगी इस रिपोर्ट को देखिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर काम करने वाली यूनिट एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने साल 2011 में एक सर्वे किया था। इस सर्वे में साफ कहा गया कि मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में लगाई गई कई सीटी स्कैन और एक्सरे मशीन्स में बहुत सारी खामियां हैं। इसके साथ ही जेजे हॉस्पिटल को कई निर्देश दिए कि इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सीटी स्कैन एक्सरे मशीन के कमरे के लेआउट पर ध्यान दिया जाए। रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति हो। मशीन्स के रूम में हमेशा रोशनी रहे। हॉस्पिटल में एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाए। कमरे में हवा और तापमान नियम के मुताबिक हो। इस वक्त हम मुंबई के जेजे हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हैं। जेजे हॉस्पिटल जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। सन 2011 में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के जरिए जो सर्वे यहाँ हुआ था, यहाँ एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई जैसे जो जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका जो सर्वे किया गया, सर्वे रिपोर्ट के बाद पता चला कि उनमें बहुत सारी खामियां हैं। हालांकि इन खामियों को लेकर जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत काम करने वाली यूनिट एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है, उन्होंने जो है सर्वे करके जो है पूरा रिजल्ट बताया है और उसके बाद जो है इस पर काम करने के लिए भी कहा है। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि इन सारी खामियों को दूर भी किया जाए, क्योंकि जो चीज़ें हैं या जो खामियां एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के जो ऑफिसरों ने बयान की है, उनसे जो है सीधे सीधे जो मरीज़ हैं जो इस उपकरण से अपनी जांच करवाते हैं, उन मरीजों की जो है सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इन चीज़ों को लेकर जो है सर्वे कर रिपोर्ट सौंपी गई थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इस दौरान जब रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के पहले जिन मरीजों ने अपनी जांच कराई है, उनकी सेहत पे जो असर पड़ा है या उन्हें जिस तरह से दिक्कत होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक सवाल है। आमतौर पर किसी भी मरीज को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि कोई भी मरीज, सीटी स्कैन या एक्सरे करवाने वाला शख्स इस कानून के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि लोग अपना सीटी स्कैन और एक्सरे करवाने के बाद अपनी रिपोर्ट लेकर चलते बनते हैं। अब सवाल उठता है कि साल 2011 से पहले जिन मरीजों ने जेजे हॉस्पिटल से सीटी स्कैन या एक्सरे करवाया है, अगर कुछ सालों बाद उन्हें दिक्कतें होती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुंबई से न्यूज एक्सप्रेस के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कितने ये कैसी विडंबना है कि देश के जो बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर इस तरह की विसंगतियां हम लोग देख रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें हम देख रहे हैं। ऐसे कैसे अच्छे दिन आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। डॉक्टर के अग्रवाल हैं हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर अग्रवाल, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये रिपोर्ट्स आपने भी देखी सुनी, मुंबई का एक बड़ा अस्पताल जेजे हॉस्पिटल, और वहां पर इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, इस तरह की कुव्यवस्था हम देख रहे हैं। तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर हालांकि अस्पताल तो बहुत जगहों पर है नहीं, और जहां पर है वहां पर जवाबदेही है नहीं किसी की। बड़े जो इक्विपमेंट सरकारी अस्पतालों में आते भी हैं, वो सिर्फ समय समय पर उनको धो पोंछ कर चमका दिया जाता है दिखने के लिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि उनको चलाने का हुनर नहीं है बहुत सारी जगहों पर। और बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं उनका भी ज्ञान नहीं है। देखिए, इक्विपमेंट्स तो टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी का सही रैशनल यूज होना चाहिए, ओवर यूज भी नहीं होना चाहिए। सीटी स्कैन तो वैसे भी सेफ नहीं है। एक सीटी स्कैन 200 एक्सरे के बराबर होता है। सीटी स्कैन तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और जब जहाँ ज़रूरत है सीटी स्कैन वहाँ लाइफ सेविंग है। इसकी अपनी एक रेडिएशन का एक एक्सपोजर होता है जिसका रिस्क होता है, और ये जो जितने भी रेडिएशंस होते हैं वो बाकायदा परमिशंस के साथ में लगते हैं, उनका चेकअप होता है उसके साथ में जो है। अगर किसी के यहाँ पे कोई रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है या उसके गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही, तो वो तो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच के चलें कि हर नुक्कड़ में सीटी स्कैन हो, उसकी जरूरत नहीं है। रैशनल यूज हो, सरकार को
मानना चाहिए कि हर सिटी में कितने सीटी स्कैन चाहिए और ताकि इसका रैशनल यूज हो और इफेक्टिव यूज हो इसके अंदर में। और ओवर नेसेसरी लोग भी आजकल बोलते हैं मेरा सीटी स्कैन करा के देख लो, हर साल में चले आते हैं कि मेरा सीटी स्कैन कर लो। सीटी स्कैन ओवरऑल सेफ नहीं है क्योंकि एक सीटी स्कैन 200 एक्सरे के बराबर होता है। और इसका जो रैशनल यूज, जब हम ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, वैसे ही रैशनल यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस भी होना चाहिए और इसको एक पेनेशिया की तरह नहीं मानना चाहिए। डॉक्टर गौरंग, मैं ये देख रहा हूँ, इन रिपोर्टों के जरिए हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो नहीं होती हैं। और एक पेशेंट एक डॉक्टर के लिए क्या मायने रखता है वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप खुद एक डॉक्टर हैं। ये सब कुछ क्यों इस तरह से, इस सिस्टम, ये पूरा सिस्टम इस तरह से चल क्यों रहा है? क्या कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था ही नहीं की गई है, या मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है वहाँ पर भी रिश्वतखोरी, वहाँ पर भी घुसखोरी चल रही है? जी, मॉनिटरिंग की व्यवस्था तो है, IMA है, MCI है, तो मॉनिटरिंग तो हो ही रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखिए, कोई भी डॉक्टर जो एक रीजनेबल डॉक्टर है, वो जानबूझकर तो किसी मरीज का अहित नहीं करेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली उस डॉक्टर का भी अहित होगा अगर वो मरीज का अहित करेगा। तो ये जो नेग्लिजेंस की बात या लापरवाही की बात आती है, वो मुझे थोड़ी कम समझ में आती है, क्योंकि ये जानबूझ के कभी भी नहीं होता। इनकॉम्पिटेंसी हो सकती है। एक डॉक्टर जो एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए उस तरह से क्वालिफाइड नहीं है, और अगर वो ट्रीटमेंट कर देता है, तो हाँ, ये एक तरह से लापरवाही हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि ये डॉक्टर ये चीज़ कर सकता है, ये डॉक्टर ये चीज़ नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे देश में ये इतनी अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये तो MCI और IMA के जुरिडिक्शन में है कि कुछ ऐसा लॉ बनाए जिससे चीजें डिफाइन हो जाएं कि अगर आप इस चीज के डॉक्टर हो तो आप यही ट्रीटमेंट करोगे, आप अगर आप स्किन के डॉक्टर हो तो आप स्किन का ट्रीटमेंट करो, आप लंग का ट्रीटमेंट ना करो। ठीक है, तो यही होना चाहिए। अशोक अग्रवाल जी, मैं चाहूंगा इस मामले के अंदर कि जहां तक मॉनिटरिंग की बात है ना, देखिए ये देखा गया है कि जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे लॉयर्स की है हमारी या डॉक्टर्स की हैं, उसमें बहुत रेयर ऐसा होता है कि कभी किसी डॉक्टर को जो है ना या लॉयर को जो है ना उसकी निग्लिजेंस की वजह से सजा मिलती है। मुझे ये लगता है, क्योंकि हम लोग जो है मॉनिटरिंग कमेटी में हैं और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों को हम मॉनिटर करते हैं गरीब लोगों के इलाज के लिए, तो मैंने कई बार वहां पे जाके मैनेजमेंट से ये कहा है, मैंने कहा कि आप कभी ये देखते हो कि जाके कि वो जो डॉक्टर है जो पेशेंट को देख रहा है, मतलब गरीब ही नहीं, अमीर पेशेंट को भी जो लिख रहा है, वो दवाई ठीक लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, उसके टेस्ट जरूरी है कि नहीं है। तो अगर वहां का इंटरनल मैनेजमेंट, मैं समझता हूं कि वो थोड़ा सा इसको जो है वो इस पे मॉनिटरिंग करे प्रॉपरली, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और कई जगह मुझे लगता है मॉनिटरिंग करते भी हैं लोग, लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि कानून में उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं दिखती नहीं है, इसलिए जो है वो रफा दफा हो जाता है। और कई बार ये भी होता है कि जब भी इस तरीके के निग्लिजेंस के केसेस होते हैं तो डॉक्टर्स की कमेटी बैठती है, और ये देखा गया है कि डॉक्टर को फेवर करता है, वकील को फेवर करता है, आम आदमी जो है ना वो बेचारा रोता रह जाता है। बिल्कुल ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे डॉक्टर के अग्रवाल से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राइट टू हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट बनाया जाए। टेस्ट कराने में आपको 1000 रुपया चला जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में, तो कहाँ हो गया हमारा राइट टू हेल्थ? कहीं नहीं है। राइट टू हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट बनाया जाए। टेस्ट कराने में आपको 1000 रुपया चला जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में, तो कहाँ हो गया हमारा राइट टू हेल्थ? कहीं नहीं है। जी हाँ, ऑपरेशन अधिकार स्वास्थ्य का, यानी राइट टू हेल्थ, ये होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और एक डॉक्टर का जो पेशा है उसको बहुत बेहतर समझा जाता है, डॉक्टर को भगवान के समतुल्य समझा जाता है, लेकिन एक डॉक्टर की एक छोटी सी लापरवाही बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। एक गलत इलाज का दंश झेल चुके लखनऊ के अशोक कुमार तिवारी के परिवार के पास आज अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा है। पीड़ित परिवार ने सुश्रुत इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी यानी सिप्स के संचालक डॉक्टर सुमित मल्होत्रा के खिलाफ धोखाधड़ी और दूसरी धाराओं में केस दर्ज कराया है। पूरा मामला क्या है, पहले देखिए आप।
ये तस्वीर है अशोक तिवारी की। लखनऊ के रहने वाले अशोक तिवारी निजी डॉक्टरों की धोखाधड़ी के शिकार हो गए। अशोक तिवारी के बेटे सचिन तिवारी की माने तो उनके बुजुर्ग पिता के बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई थी, जिसका इलाज कराने उन्हें रिप्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर सुमित ने ऑपरेशन और जांच के नाम पर 12,000 रुपए जमा कराए और एक्सरे कराया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि रिपोर्ट अशोक तिवारी के बजाय अशोक सिंह नाम से दी गई। इस पर आपत्ति जताने पर डॉक्टर के स्टाफ ने सचिन से बदसलूकी की। हमें पिता की उंगली में चोट लग जाने के कारण इन्होंने पहले उसका जानबूझ के एक गलत एक्सरे कराया। तो एक्सरे रिपोर्ट जब मैंने देखी तो उसमें सरनेम किसी और मरीज का लिखा हुआ था। तो जब मैंने इस पर आपत्ति की, बोले यही है, इसमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। उन्होंने मामले को बहुत बढ़ाया चढ़ाया और इस बीच में हमारे पिता का शुगर लेवल लगातार, शुगर के मरीज थे, लगातार शुगर लेवल गिरता गया और उन्हीं के यहाँ की जो इन हाउस लेबोरेटरी रिपोर्ट है उसमें 70 शुगर लेवल आया। इस पे जब मैंने सवाल किया तो बोले कि हाँ ये नॉर्मल रहता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एक्चुअली वो इमरजेंसी क्रिएट करके और उसका जब इमरजेंसी बन जाएगी तो आदमी से ज़्यादा पैसा वसूल कर पाए, ये इन लोगों का उद्देश्य रहता है। अशोक तिवारी का शुगर लेवल सामान्य नहीं था, लेकिन डॉक्टरी पर्चे पर सामान्य लिखा गया। ऐसे में पीड़ित परिवार के पास दूसरी जगह इलाज कराने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद सचिन अपने पिता को एक दूसरे अस्पताल ले गए। वहां के डॉक्टर ने मामूली चोट बताते हुए मरहम पट्टी करके रवाना कर दिया। जो मरीज महज मरहम पट्टी से ठीक हो गया, उसी के लिए सिप्स के डॉक्टर सुमित मल्होत्रा ने प्लास्टिक सर्जरी करने की सलाह दी थी। हालांकि बाद में शुगर लेवल गिरते रहने के कारण हार्ट अटैक से सचिन के पिता की मौत हो गई। तो शुगर लेवल डिस्टर्ब होने के कारण उसके बाद मेरे पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं रहा और हालांकि जो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का केस बताया था वो वैसा कुछ भी नहीं था, वो नॉर्मल पट्टी करने से ही सही हो गए। लेकिन जो शुगर का लेवल उनका डिस्टर्ब हुआ उसके बाद उनको आगे जाके वो हार्ट अटैक का रूप उसने लिया। वो मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर पर है और 3 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। सचिन अपने पिता की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर और हॉस्पिटल की लापरवाही को ठहरा रहे हैं। सचिन दत्त ने दावा किया है कि ये अस्पताल फर्जी ISO सर्टिफिकेट दिखाता है, जबकि इस अस्पताल की ISO की मान्यता उस वक्त खत्म हो गई थी जब वो अपने पिता को लेकर इस अस्पताल में गए थे। इस मामले में सचिन ने रिप्स के संचालक डॉक्टर सुमित मल्होत्रा के खिलाफ अमानत में खयानत, जालसाजी, धोखाधड़ी, अभद्रता, हाथापाई और जान माल की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल सर्वाइव ही नहीं करने चाहिए किसी भी दशा में। सरकारी डॉक्टर बहुत काबिल, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के मिलते जुलते नाम सरकारी हॉस्पिटलों के बगल में अपना संस्थान खोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ट्रॉमा सेंटर लिख देंगे जिसमें लोगों को ये डाउट हो जाए कि मेडिकल कॉलेज का ही ट्रॉमा सेंटर है। इसी डाउट में मेरी माताजी भी इलाज कराने गई थी। धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा गया है डॉक्टर सुमित के खिलाफ। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ सचिन अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं ताकि कोई दूसरा अपने पिता को ना खो सके। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डॉक्टरों की लापरवाही का शिकार हुए अकेले अशोक तिवारी नहीं है। अशोक तिवारी जैसे न जाने कितने लोग हैं जो हर दिन, हर साल, हर वक्त इस तरह की लापरवाही का शिकार होते हैं और उसका खामियाजा भुगतता है उनका पूरा परिवार। जैसा कि हम पहले चर्चा भी कर रहे थे इस बात को लेकर। डॉक्टर के अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। के अग्रवाल जी, जब एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है तो वो इस उम्मीद के साथ आता है कि अब मैं इस जगह पर आ गया हूं, अब शायद मुझे कुछ नहीं होगा, ये डॉक्टर मेरी जान बचा लेंगे, इन डॉक्टर के पास इतना हुनर है कि मैं स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा पाऊंगा। इस उम्मीद को अगर एक डॉक्टर ही मारे और उसकी लापरवाही का खामियाजा एक पेशेंट को भुगतना पड़े तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी समस्या है। इस केस को अगर मैं लेके चलूं तो इस केस के अंदर में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, दूसरे ने कहा नहीं। वो एक दो अलग अलग ओपिनियन। नहीं, सिर्फ इस कहानी की बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ इस खबर की बात नहीं कर रहे, इसके अलावा भी देश भर में ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं जब डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से इस तरह के हादसे हुए हैं। हमने बहुत जगहों पर देखा है कि एक छोटी सी लापरवाही के चक्कर में बहुत सारी लोगों की आंखें हमेशा के लिए चली गई। हमने देखा कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से बहुत सारे लोग काल के गाल में समा गए और उनकी सुनवाई कहां हो, वो कानून का रास्ता अख्तियार करें, किससे शिकायत करें, जवाबदेही किसकी है, किससे पूछा जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। मैं वही बता नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है।
टू एरर इज ह्यूमन, गलतियां होती हैं। गलतियों के लिए इंडेमनिटी इंश्योरेंस होता है, उसी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है, उसी के लिए पेशेंट को कंपनसेशन मिलता है अगर कहीं गलती होती है। तो लापरवाही और गलती में फर्क है। गलतियां होंगी, अगर आप कोई भी चीज करोगे तो गलतियां होंगी। लापरवाही होती है जहां इंटेंशनल है, वो एक ऑफेंस है जिसके लिए मेडिकल काउंसिल ऐसे डॉक्टरों का लाइसेंस सस्पेंड। ठीक है, अशोक अग्रवाल जी भी हैं लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ। अशोक अग्रवाल जी, जैसा कि के अग्रवाल जी कह रहे हैं कि कानून का भी रास्ता है, अगर इस तरह की ह्यूमन एरर्स होते हैं, क्या इसी श्रेणी में इस तरह की लापरवाहियों को रखा जाए? क्योंकि अगर एक व्यक्ति बीमार है, पूरा परिवार उसके साथ बीमार होता है, पूरी जिंदगी पर असर पड़ता है, पूरे परिवार पर असर पड़ता है, तो क्या वो अस्पतालों के चक्कर काटे या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे? अब यही प्रॉब्लम होती है ना, अधिकतर लोग तो अस्पताल जाने से भी डरते हैं और कोर्ट जाने से भी डरते हैं, और वो मैं समझता हूँ कि वो सही समझते हैं। वो कहते हैं ना, भगवान ना कोर्ट ले जाए ना हमें अस्पताल ले जाए। तो मुझे लगता है कि वो दोनों ही जगह जो है ना, वो खरबूजे की तरह कटता है और इसीलिए वो डरता है। यहाँ पे जो देखिए, ये हम लोग ना प्रोफेशनल है, लॉयर है, डॉक्टर्स हैं, हम लोग प्रोफेशनल हैं, और एक हमारा जो रिलेशनशिप होता है ना हमारे क्लाइंट के साथ या डॉक्टर का पेशेंट के साथ, वो एक होता है ट्रस्ट का, एक विश्वास का। तो हमें जरूरत है एक विश्वास पैदा करने की और विश्वास को जो है ना एक तरीके से ऑनर करने की। अभी होता क्या है कि हमारे अस्पताल जो काम नहीं करते हैं, सरकारी अस्पताल जो जितना करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, बहुत अस्पताल बहुत काम करते हैं, और अगर ये काम ना करें, लेकिन आप देखिए कि जो अस्पताल अगर सही तरीके से काम करें तो लोगों को ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। और देश में कितने लाखों कोएक्स हैं जिनके पास गरीब आदमी जाता है खासकर, और उसका नुकसान होता ही होता है। तो वो क्वैक्स भी उसी से पैदा होते हैं। अभी आपको एक इंसिडेंट छोटा सा बताता हूं। ये इंसिडेंट हम अशोक अग्रवाल जी आपसे जानेंगे, आपका पक्ष जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अशोक अग्रवाल जी भी लीगल एक्सपर्ट हैं और गौरांग कृष्णा जी भी हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। राइट टू हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट बनाया जाए। टेस्ट कराने में आपको 1000 रुपया चला जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो कहाँ हो गया हमारा राइट टू हेल्थ? कहीं नहीं है। राइट टू हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट बनाया जाए। टेस्ट कराने में आपको 1000 रुपया चला जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो कहाँ हो गया हमारा राइट टू हेल्थ? कहीं नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, ऑपरेशन अधिकार। जी हां, हम राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ अमल में कैसे आएगा, क्योंकि अब वक्त की नजाकत यही है, वक्त की मांग यही है। हमने बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी व्यथाएं आपको सुनाई, और अब हम बात करेंगे इसके निदान को लेकर, इस समस्या के निदान को लेकर, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव में हैं अपने कार्यक्रम के, समय बहुत कम है, और हम चाहेंगे हमारे पैनल में जितने लोग जुड़े हैं, हमारे खास मेहमान, वो अपना समय में अपना पक्ष जो है इस मामले को लेकर रखें। सबसे पहले हम डॉक्टर के अग्रवाल जी के पास ही चलते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, मैं चाहूंगा कि आपका पूरा फोकस क्या है, कम से कम ऑपरेशन अधिकार को लेकर, सेहत का अधिकार कब और कैसे मिले, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें मैं लेके चलूंगा। एक, सरकार क्या करे? सरकार प्राइमरी केयर फ्री करे, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, बेसिक दवाइयां फ्री करे, इमरजेंसी चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है, के अग्रवाल जी के पास जाएंगे। अशोक अग्रवाल जी, जो अभी जो देश में जो कानून की हालत है राइट टू हेल्थ की, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से स्टेट को कानून बनाने से भी आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून भी नहीं बना सकती। तो स्टेट में कहीं कानून नहीं है, कहीं राइट टू पब्लिक हेल्थ नहीं है। इसकी जरूरत है कि इसको जो है ना कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जाए। कॉन्करेंट लिस्ट में लाने के बाद इसको फंडामेंटल राइट में सेंट्रल गवर्नमेंट लाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और फिर एक नेशनल लॉ लाए। वो बहुत जरूरी है। आज जो है ना ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है ना वो मतलब एक तरीके से बिहारियों जैसी हालत है, क्योंकि कभी उनको अगर सपोज करो 5 लाख एम्स ने मांग लिया या सरकारी अस्पताल ने मांग लिया, तो वो बेचारा जो है ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में भागता है, कहीं चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में भागता है, और कई बार तो उस भागदौड़ में क्या होता है उसका पेशेंट भी मर जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसलों में ये कहा है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है
कि वो जो है ना जिंदगी लोगों की बचाएंगे, जिंदगी बचाएंगे। इसको ही लेकर मुझे लगता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है ना आज की तारीख में भी कोर्टों में जाना चाहिए। अभी हमने दिल्ली में बहुत सारे केसेस डाले हैं इन चीजों को लेकर और उससे फायदा हुआ है लोगों को। मुझे लगता है लोगों को जाना चाहिए और सरकार के ऊपर एक दबाव बनाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है इसको वो फंडामेंटल राइट बनाए और एक नेशनल लॉ बनाए, जिससे कि पूरे देश में एक मिनिमम व्यवस्था तो हो कानूनन तौर पे। ठीक है डॉक्टर गौरांग, आप भी पूरी जो परिस्थिति है इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देश में वो आप देख रहे हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। इस तरह का अगर कानून बने, इस तरह के लॉ बने तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या कुछ हो सकते हैं? जी, लॉ अपनी जगह, लॉ तो बनना ही चाहिए, लेकिन लॉ का एनफोर्समेंट भी बहुत जरूरी है। जैसा डॉक्टर के अग्रवाल ने शुरुआत में कहा था कि जो तीनों चीजें हैं, एनजीओ, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकार, तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, लैंड जगह सरकार के पास है, तो जो हॉस्पिटल्स है उन पर आप बजट बढ़ाइए, फैसिलिटीज बढ़ाइए, डॉक्टर्स बढ़ाइए, डॉक्टर्स को अच्छी फैसिलिटीज दीजिए तो अच्छा काम भी करेंगे। साथ में आप प्राइवेट जो आपके हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप जोड़िए। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, हमारे छोटे छोटे क्लिनिक्स भी हैं, तो आप हमें भी फैसिलिटीज दीजिए। अब हमें भी बताइए कि आप अपने गरीबों का ट्रीटमेंट कर। ईडब्ल्यूएस, हर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल को ईडब्ल्यूएस का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनका फ्री इलाज करना है। 10% बेड्स, 25% ओपीडी स्ट्रेंथ गरीबों के लिए है। तो सरकार को इस पे अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं है, निजी अस्पताल भी हैं जहां पे वो जा सकते हैं। अब उनको पूरा हक है इस ट्रीटमेंट को लेने का। तो ये साथ में चलने वाली बात है। लॉ बन जाए और लॉ के लिए अवेयरनेस हो तो ये पॉसिबल है। डॉक्टर्स तो बहुत हैं, डॉक्टर्स और भी आएंगे, लेकिन बस एक इंटेंट की जरूरत है सरकार की तरफ से। बिल्कुल इंटेंट की जरूरत है। अशोक अग्रवाल जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा, बहुत कम समय है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी भी जरूरी है इसमें, बहुत जरूरी है और वो कहीं दिखती नहीं है। मुझे लग रहा है कि वर्तमान सरकार भी जो है ना सिर्फ हवा में बातें कर रही है, वास्तविकता के अंदर वो कहीं सीरियस मुझे दिख नहीं रही है और उसको सीरियस होना पड़ेगा। अगर इस देश के स्वास्थ्य को हमें बचाना है, इस देश की जो रियल हेल्थ है वो कहते हैं कि आदमी की हेल्थ जो है देश की हेल्थ है। तो जब देश की हेल्थ अगर बचानी है तो सरकार को मुझे लगता है कि सीरियस होना चाहिए और इसको कानून भी बनाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसलिए ना मर जाए कि उसके बाद दवाई के पैसे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है, उसको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। और बार बार ये कह रहे हैं कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हम बस ये चाहते हैं। और मैं अंत में जो है ना न्यूज एक्सप्रेस को धन्यवाद दूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि उसने इतना इंपॉर्टेंट इश्यू उठाया है। हमारे समाज में एक शिक्षा और हेल्थ सबसे निगलेक्टेड है, किसी को कहीं कंसर्न नहीं है, लेकिन आपके चैनल ने जो बराबर इसको उठाया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ा काम आपने किया है। शुक्रिया अशोक अग्रवाल जी। तो हमारा, जैसा हमने बताया कि हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, हम बस चीजों की तय में जाकर उनको आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सूरत बदले और सरकार कम से कम इस तरह के मामलों को लेकर संजीदा हो, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। इस खास पेशकश में